Hello friends, welcome to Law Made Easy by Advocate Drishti. You are watching your favorite channel, but please like, subscribe and share before starting the video. And if you have not pressed the bell icon, please hit the bell icon for more updates. So starting with the video, today we'll deal about the judicial proceedings regarding the divorce proceedings in India, right? So what would be the procedure, what would be the methods, what would be the rules, steps, we'll all going to deal with in this particular video. Thank you so much for watching this video. So divorce proceedings are of two types. In India, basically marriage is a sacred sacrament. Every code protects the marriage. हर कोड जो है वो शादी को, एक विवाह को प्रोटेक्ट करना चाहती है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक रीति रिवाज होता है शादी जिसका बंधन जो है वो हमेशा बहुत पवित्र होता है, तो वो हम हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. इसीलिए डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स को हमने बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाया है, जिससे कहीं ना कहीं पार्टीज़ को ये लगे कि डाइवोर्स ना लेकर चलो साथ ही रह लेते हैं, राइट. तो रेजोल्यूशन इज़ द मेन एम, राइट. डिसोल्यूशन इज़ नॉट द एम, रेजोल्यूशन इज़ द मेन एम, राइट. तो इंडिया में दो तरीके के डाइवोर्स होते हैं हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग. मुस्लिम लॉ में अलग कॉन्सेप्ट है. यहाँ पर डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट होता है एंड डाइवोर्स बाय एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स. सो सेक्शन 13 सब क्लॉज बी ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 talks about mutual consent. What is mutual consent? Mutual consent means, as the name derives, consent between both the parties. दोनों पार्टीज़ की आपस में सहमति. दोनों पक्ष जब आपस में सहमत होते हैं तो कहीं ना कहीं डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट आप ले सकते हैं सेक्शन 13 सब क्लॉज बी में. इसके अलावा एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स होती हैं, मतलब एक पक्ष के फेवर में अगर पार्टी डाइवोर्स होती है तो हमेशा एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स होती हैं. एक पक्ष की सुनवाई अगर होती है, राइट. वन पार्टी इज़ हर्ट एट वन टाइम एंड अदर पार्टी वेव्स ऑफ सच नोटिस issued by the court, right. Now we'll understand how these proceedings are basically taken place. So in divorce by mutual consent, the first essential condition is there should be a minimum separation of 1 year. 1 साल का आपको सेपरेट होना चाहिए, आपको अलग रहना चाहिए दूसरी पार्टी के साथ. दोनों पार्टीज़ को फाइल करना चाहिए petition in the court. Both the parties have to file the petition in the court. एंड विच कोर्ट? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको फाइल करना पड़ेगा पिटिशन. उसके अलावा सारे एविडेंस दिए जाएंगे, सारे साक्ष्य दिए जाएंगे, आपकी बहस होगी, आपका आर्ग्यूमेंट होगा. इसके अलावा और आपका सिग्नेचर भी होगा. जो भी आप रेलेवेंट डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं उस पर आपका साक्षर होगा, साइन होगा, राइट. उसके अलावा आपको 6 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा, 6 मंथ ड्यूरेशन दिया जाएगा, जिससे आप एक बार और रिकन्सिडर कर लें, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ैसला होता है जिससे कभी भी बहुत नुकसान हो सकता है. तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको रिकन्सिडर किया जाता है, एक टाइम पीरियड दिया जाता है, 6 मंथ्स का मोशन पास किया जाता है, जिससे आप दोबारा रिकन्सिडर कर लें, हबड़ दबड़ में ना करें, जल्दीबाजी में ना स्टेप लें. उसके बाद दोनों पार्टीज़ की रीहियरिंग होती है, दोनों पार्टीज़ को दोबारा सुना जाता है और फिर जजमेंट पास हो जाता है, जैसे भी कोर्ट को डीम फिट करे, राइट. इसके अलावा डाइवोर्स बाय एक्स पार्टी. अब एक्स पार्टी क्या होता है? एक्स पार्टी होता है जब एक पार्टी को सुना जाता है और दूसरी पार्टी वेव ऑफ कर देती है जो कोर्ट ने इशू किया है नोटिस. इसके अलावा यहाँ पर क्या ग्राउंड्स होते हैं? जैसे कुछ भी ग्राउंड हो सकता है, जैसे मेंटल क्रूएलिटी या फिज़िकल क्रूएलिटी, हरासमेंट, डाउरी डेथ या फिर डेजर्शन, इम्पोर्टेंसी, फ्रॉड फॉर दैट मैटर, एनी ग्राउंड. और कोई भी ऐसा ग्राउंड जिससे पॉसिबल ना हो दूसरे स्पाउस के साथ रहना. तो ये कुछ ग्राउंड्स हैं जो डाइवोर्स के लिए बहुत असेंशियल है हिंदू लॉ में, राइट. तो इसके बाद अब इसमें क्या प्रोसेस होगा कि अगर कोर्ट को सेटिस्फाइड हो जाता है कि बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है दूसरी पार्टी के साथ रहना और एविडेंस से ये लगता है कि बिल्कुल करेक्ट है, रिलायबल है, ऑथेंटिक है, तो कहीं ना कहीं एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स हो जाती हैं, राइट. इसके अलावा क्या प्रोसेस है, कैसे फॉलोअप होगा? तो सबसे पहले हमें ग्राउंड सेटिस्फाइड करने पड़ेंगे. ग्राउंड्स हम अभी लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. जो ग्राउंड फिक्स हैं खाली आप उन्हीं पर डाइवोर्स ले सकते हैं, इसके अलावा कोई भी ग्राउंड अवेलेबल नहीं होता.
इसके अलावा आपको एविडेंस देना पड़ेगा, साक्ष्य प्रेजेंट करना पड़ेगा, पेटिशन फाइल करनी पड़ेगी। अब पेटिशन में आपको डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने हैं और आपको एविडेंस भी सबमिट करने हैं कोर्ट में, राइट। उसके अलावा नोटिस दिया जाएगा सेकंड पार्टी को। ये हम बात कर रहे हैं डाइवोर्स बाय एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स। तो फर्स्ट पार्टी ने तो अपना काम कर लिया, सारे एविडेंस उसने दे दिए कोर्ट में, डॉक्यूमेंट्स दे दिए, तो सेकंड पार्टी को अब नोटिस दिया जाएगा। अब सेकंड पार्टी के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो आए या वो ना आए। इफ़ ही फेल्स टू कम देन द कोर्ट प्रोसीड्स इन द फेवर ऑफ फर्स्ट पार्टी, राइट। और अगर वो आ जाते हैं तो उनकी हियरिंग हो जाएगी, उनकी सुनवाई हो जाएगी। उसके बाद फर्स्ट पार्टी को रिटन में देना होगा सब कुछ लिखकर कि उस अगेंस्ट द सेकंड पार्टी विद इन अ ड्यूरेशन ऑफ 30 to 90 डेज़। 30 to 90 डेज़ में उसे लिख कर देना होगा सेकंड पार्टी के अगेंस्ट। उसके बाद प्रोसेस ये कंप्लीट हो जाती है और कोर्ट कहीं ना कहीं अपने माइंड में फ्रेम कर लेता है, कॉग्निजेंस लेता है इस स्टेप पर कि क्या जो एविडेंस पेश हुए, क्या जो डॉक्यूमेंट्स पेश हुए और जो भी पार्टीज़ ने बोला क्या वो वैलिड है। और अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो वो कहीं ना कहीं कंसिडर करके डाइवोर्स दे देता है। लेकिन आपको बता दें कि डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट जो है वो थोड़ा इजी होता है, रिलायबल होता है, क्योंकि दोनों पार्टीज़ की मर्ज़ी होती है, तो कहीं ना कहीं बहुत इजी हो जाता है सबके लिए, कोर्ट के लिए भी और स्पाउसेस के लिए भी। इसके अलावा क्या ग्राउंड्स बनते हैं? अब सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में ग्राउंड्स दे रखे हैं, कुछ आधार दे रखे हैं जिन पर डाइवोर्स हो सकता है, पॉसिबल है। तो फर्स्ट है हमारे पास एडल्ट्री, एडल्ट्री का फर्स्ट ग्राउंड है। सेकंड है क्रूएलिटी, अगर कोई भी अत्याचार होता है फिजिकल या मेंटल। और सेक्शन 498A ऑफ इंडियन पिनल कोड के अनुसार कोई भी डाउरी डेथ हुई, कोई भी अत्याचार हुआ हस्बैंड के थ्रू या उसके घर वालों के थ्रू, या फिर डेजर्शन, बिना बताए आप 2 साल तक या 2 साल से ऊपर छोड़कर चले गए, या फिर आपने कन्वर्ट कर लिया, दूसरे रिलीजन में आप कन्वर्ट हो गए, या आप अनसाउंड हो गए फॉर दैट मैटर, आपको नॉलेज ही नहीं है, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या दूसरी पार्टी बोलना चाह रही है, या आपको कोई मेंटल डिसऑर्डर हो गया है, या लेप्रेसी। अब लेप्रेसी का याद रखिएगा, प्रीलिम्स में एंड नंबर ऑफ टाइम्स पूछा जाएगा और पूछा भी जा रहा है। 2009 में इस ग्राउंड को ओमिट कर दिया गया है, राइट। तो आप मुझे बताइएगा कौन से केस से इसे ओमिट कर दिया गया। इसके बाद कोई वेनरल डिजीज़ हो गई है, ऐसी कोई डिजीज़ हो गई है जिससे रहना दूसरे स्पाउस के साथ बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है और बहुत कम्युनिकेबल इन नेचर है वो। इसके अलावा रिनाउंस द वर्ल्ड, सन्यासी हो गया है वो, या फिर छोड़कर चला गया है, दुनिया ही छोड़कर चला गया है, मतलब पता ही नहीं चल रहा। या फिर एक ऐसा ग्राउंड जो हमने इंडियन एविडेंस एक्ट में जब हम क्लासेस ले रहे थे तो वो हमने डिस्कस किया था कि वो 7 साल या 7 साल से ज़्यादा हमें नहीं मिला, हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की और वो नहीं मिल रहा। तो ये कुछ ग्राउंड्स हैं, ये कुछ ग्राउंड्स हैं, ये याद रखिएगा, ये हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए अवेलेबल है, राइट। इसके अलावा सेक्शन 13 सब क्लॉज 1A में दे रखा है 2 और ग्राउंड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से इसलिए दे रखा है क्योंकि बहुत रेलेवेंट है। अब ना तो उनमें RCR होना चाहिए, RCR मतलब कि सेक्शन 9 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स दे रखा है, मतलब उनके आपस में कोई रिलेशन नहीं बनना चाहिए, कोई भी रिलेशन डेवलप नहीं होना चाहिए, और ना ही कोई कोहैबिटेशन होना चाहिए। अब कोहैबिटेशन मतलब कि वो कभी भी साथ साथ ना रहे हों, राइट, एटलीस्ट फॉर 1 ईयर और मोर। और कहाँ पर वो फाइल कर सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो फोरम है जहाँ पर वो फाइल कर सकते हैं अपना पिटीशन, और अगर वो वहाँ से सेटिस्फाइड नहीं है तो वहाँ हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ ग्राउंड्स जो हैं वो खाली सिर्फ वाइफ को ही अवेलेबल हैं, जैसे बाइगैमी, अगर बाइगैमी में इन्वॉल्व है हस्बैंड, या अननेचुरल रिलेशन अगर मेंटेन करता है, या डिक्री पास हुई है मेंटेनेंस अगेंस्ट द हस्बैंड, या फिर ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी जो कि अवेलेबल होता है, जो मुस्लिम लॉ में भी यूज़ होता है, ख्यालुल बुल्क वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये कुछ ग्राउंड्स हैं जिसमें डाइवोर्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, और यही ग्राउंड्स बनते हैं जिनके बेसिस पर डाइवोर्स दिया जाता है इंडिया में, राइट। तो आज हमने डिस्कस किया कि डाइवोर्स कितने तरीके के होते हैं, कैसे हम डाइवोर्स कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, कैसे हम करेंगे, और क्या उसकी प्रोसेस इन्वॉल्व होगी, और क्या ग्राउंड्स होंगे डाइवोर्स लेने के लिए। सेक्शन 13 डिस्कस किया, उसके बाद सेक्शन 13 सब क्लॉज 1A डिस्कस किया, और सेक्शन 13 सब क्लॉज 1B डिस्कस किया, सेकंड डिस्कस किया।
इसके अलावा आपको ये याद रखना चाहिए कि कभी भी अगर आपकी बॉन्डिंग जो है वो दूसरे पार्टनर के साथ सही नहीं है तो ये कोई ग्राउंड नहीं है अपने आप में। इट डज़ नॉट फॉर्म अ पर्टिनेंट ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। हमेशा कंसेंट या तो ज़रूरी होगी या फिर कोई ग्राउंड फॉर्मुलेट होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तभी आप डाइवोर्स लेने के हकदार हैं। ओनली देन यू आर इंटाइटल्ड टू क्लेम डाइवोर्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट, राइट। तो होप कि आपको ये वीडियो कुछ समझ आया होगा और आपके लिए बहुत इजी रहा होगा। और आप मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। लॉ मेड ईजी बाय एडवोकेट दृष्टि। और पुरानी वीडियोस भी देखिएगा जिसमें CRPC, IPC, TPA, इक्विटी और बहुत सारी चीज़ें 2020 का केस लॉ है, 2019 के सारे केस लॉज हैं और केस एनालिसिस हैं, करंट अफेयर्स हैं, हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा। ट्रायल के बारे में फ़्लो चार्ट से समझा रखा है CRPC में, बिल्कुल इनिशियल स्टार्टिंग में। तो देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट भी कीजिएगा। और प्लीज़ 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 बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशंस मिलते रहें। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और हेल्प कर सकूं, राइट, और अपने नेशन को प्राउड फील करा सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो विद मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। और अगर आपको कोई वीडियो बनवानी हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो किसी सब्जेक्ट में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और आई विल बी रेडी टू मेक सच वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।